हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस रीतिकाल। ठीक है, ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो हम लोग का आदिकाल हो गया है, ठीक है, भक्ति काल भी हो चुका है, अब रीतिकाल की बारी है। रीतिकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसके नामकरण से ही शुरुआत करते हैं। देखिए, रीतिकाल जो है, जो आधुनिक जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, उसमें तीसरे नंबर पर आता है। पहला होता है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, देन रीतिकाल। सो ये जो रीतिकाल है, उसके नामकरण पे अगर हम बात करेंगे तो इसका तीन लोगों ने तीन नाम दिया है। ठीक है, देखिए, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। फिर रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। जस्ट अ मिनट, श्रृंगार काल जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आप लोग इसे कॉपी पे नोट करते चलिएगा। रीतिकाल जो है नाम, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि रीतिकाल का जो नामकरण है उसमें रीतिकाल को रीतिकाल किसने नाम दिया है ना, या फिर रीतिकाल का नाम किसने दिया। तो आप लिखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल को उसका नाम दिया है, जो कि हम लोग जानते हैं। अब देखिए, रीतिकाल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। ये सारा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग इसकी कुछ प्रवृत्तियां देखेंगे उसके बाद। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसकी टाइमलाइन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1700 से 1900 तक बताई है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि 1643 से 1843 तक बताया है। वी से लिखने से बेटर है कि आप लोग 1643 से 1843 लिखें। तो इस कालखंड को रीतिकाल कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने उसके जो डिफरेंट नाम दिए थे वो तर्क संगत नहीं था, जिसके कारण रीतिकाल ही सबसे तर्क संगत लगा और हमने उसका नाम रीतिकाल लगा दिया। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में हुआ है, यानी जो रीति है यहाँ पे वो काव्यांग निरूपण है। ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे इसमें आप लोग लक्षण ग्रंथ के बारे में भी जानेंगे। यानी रीतिकाल जो है, यहाँ पे जो काव्यांग निरूपण बोला गया है, यहाँ पे ऐसे ग्रंथ जिसमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए जाते हैं, रीति ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने रीति निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे, यानी रीतिकाल में बहुत सारे लोगों ने लक्षण ग्रंथ लिखा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी लिखा। तो अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को ही माना जाता है, यानी इस काल की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो क्या है? रीति निरूपण है। ओके, ठीक है, एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे जो रीति शब्द है उसका प्रयोग काव्य निरूपण के रूप में या फिर अर्थ में किया गया है, और ऐसे ग्रंथ जिसमें लक्षण ग्रंथ का मतलब जो लक्षण एवं उदाहरण ग्रंथ लिखे गए हैं, यानी रीति में, और रीति ग्रंथ कहे जाते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथ ही लिखे हैं। ठीक है, और इसीलिए इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण को ही माना जाता है, यानी प्रधान प्रवृत्ति रीति निरूपण है। ओके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों के नामकरण प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर, अतः रीतिकाल की प्रधानता के कारण इस काल को रीतिकाल ही दिया, यानी जो रीतिबद्ध है यहाँ पे, यानी कि जो भी लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं इस काल में, इसी कारण जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इसका नाम रीतिकाल रखा। ठीक, अब देखिए, रीति से उनका तात्पर्य क्या है? रीति से आखिर उनका तात्पर्य क्या है कि वो पद्धति, शैली और काव्यांग निरूपण से ही है, यानी ले देखिए काव्यांग निरूपण से है। ओके, अब देखिए, रीतिकाल का समय तो मैंने बता दिया। रीतिकाल का प्रारंभ चित्तामणि कृत रस बिलास और मतिराम यानी रसराज से माना जाता है। मतिराम भी एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। देखिए, जो रीतिकाल का प्रारंभ है वो क्या है? चिंतामणि का जो लिखा हुआ है रस बिलास, और मतिराम का जो लिखा हुआ है रसराज से माना जाता है, यानी रीतिकाल इन्हीं लोगों के जो लिखे गए काव्यों से ही माना जाता है। और फिर इसकी जो टाइमलाइन बताई गई है वो 1633 से 1853 तक है। सो अब हम लोग देखते हैं कि रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आखिर है क्या। सो देखिए, पहला है राजनीतिक परिस्थितियाँ, दूसरा होगा सामाजिक परिस्थितियाँ,
ठीक। और तीसरा होगा सांस्कृतिक परिस्थिति, यानी रीतिकाल की परिस्थिति देख रहे हैं हम लोग, राजनीति से, समाज से, और क्या सांस्कृतिक यानी संस्कृत वगैरह से। सब देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रिया होंगी क्या, परिस्थितियाँ होंगी क्या। रीतिकाल ने मुगल वैभव काल, परावैभव काल एवं अंग्रेजों का उदय काल देखा है। यानी जो रीतिकाल है उन्होंने मुगल का और पराभव का और अंग्रेजों का उदय काल देखा है। और शाहजहां ने ताजमहल एवं मयूर सिंहराज जैसे वैभव ने प्रतीक निर्मित करा, यानी कुछ जो भी, जैसे शाहजहां ने बनवाया है ना मुमताज़ के लिए ताजमहल, तो वो हो गया। उन्होंने जो जो चीज़ें बनवाई हैं वो प्रतीक निर्मित कराए तो गए, किंतु 1658 ईस्वी में उनके पुत्रों यानी औरंगजेब और दाराशिकोह में सत्ता संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी उसके बाद में क्या हो गया, मतलब जो उनके पुत्र वगैरह हुए उसमें सत्ता का जो है आप लोग बोल सकते हो संघर्ष होने लगा। दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर अधिकार किया, किंतु जैसे औरंगजेब ने क्या किया ना, वो जो यहाँ पे दारा शिकोह है उसमें क्या हो गया, जब सत्ता को लेके थोड़ी बहसबाजी होने लगी तो दारा की हत्या कर औरंगजेब ने सत्ता पर, जो सत्ता है उस पर अधिकार किया, किंतु उसकी धार्मिक अहिष्ट एवं असामान्यता के कारण जागीरदारों एवं हिंदू राजाओं ने उपद्रव प्रारंभ कर दिया। यानी उसकी जो भी धार्मिक असहिष्णुता है और या फिर जो अहम मान्यता है उसके कारण जो हिंदू वगैरह के जो राजा थे और जो जागीरदार थे उन्होंने उपद्रव प्रारंभ कर दिया। उसके शासन का समय इस उपद्रव को दबाने में ही व्यतीत हो गया। यानी जितने टाइम उसने ये सब शासन किया उसमें वो क्या किया, उन लोगों को दबाने का ही पूरा काम करता रहा और पूरा उनका काल वो हो गया। ठीक है, यानी पूरा कालखंड खत्म हो गया, लेकिन उसमें बस यही होता रहा कि वो उन लोगों का मुंह बंद करा रहा है, चुप करवा रहा है उन लोग को। 1707 में क्या हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका द्वितीय पुत्र शाह आलम गद्दी पर बैठ गया और 1712 ईस्वी ने मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, उसी टाइम के बाद से मुगल शासन का पतन होने लगा, यानी उसमें गिराव होने लगी, खत्मे की तरफ बढ़ने लगा, खत्म होने लगा। अगले 50 वर्षों तक अस्थिरता रही, यानी वहाँ की जो स्थिति थी वो इतनी बेकार थी, उसमें स्थिर नहीं हो पाई। केंद्रीय सत्ता की छोटे छोटे जागीरदारों ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी जो भी जागीरदार वगैरह थे उन्होंने बोला कि हम तो नहीं मानेंगे, हम तो स्वतंत्र हैं। ठीक, ओके। विलास वृत्ति से बढ़ोतरी हुई, यानी विलास वृत्ति में बढ़ोतरी हुई, केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली होती गई। यानी उस वक्त जो था वो कंट्रोल नहीं कर पाया और ढीले होता गया ये सब। 1738 में नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव ही हिला दी। और उसके बाद कोई अगर आप इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है और ऊपर से कोई आपको गिरा दे, यानी लड़ाई झगड़ा हो जाए उसी वक्त, तो क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स वो जो नींव होती है वही हिल जाएगी। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ कि उसने आक्रमण कर दिया और नींव हिला दी। और सही कसर में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी और जो बची कुची कसर भी थी और वो भी इन्होंने आके, ये जो अब्दाली हैं उन्होंने भी आक्रमण करके पूरा कर दिया। विदेशी व्यापारियों विशेषतः अंग्रेजों ने इस स्थान का पूरा लाभ उठाया और अंग्रेज तो बस यही करते ही हैं, लाभ उठाते हैं और धीरे धीरे शक्ति संचय करते वे 1803 ईस्वी तक लगभग समस्त उत्तरी भारत पर अपना अधिपत्य जमा बैठे। वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई। यानी ये इन सब से हट के जो अंग्रेज होते हैं वो इन सब का फ़ायदा उठाया और वो अपने हाथों में सत्ता ले लिए और मुगल सम्राट नामक के शासक रह गए। और जो मुगल सम्राट है वो नाम मात्र के रह गए कि हाँ ये राजा है, बाकी सारी किसने वो डोर थाम ली, वो ब्रिटिश ने ये सारी चीज़ें कर ली। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रयास हुआ और मुगलों को पुनः सत्ता पर स्थापित पर प्रतिष्ठित किया गया। उन्हें वो दोबारा कब आए, 1857 में, पर यह प्रयास असफल हो गया, लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अवध के विलासी शासकों व अंत में मुगलों के सदृश रहा। राजपुतानों में भी विलास एवं बहुपत्नी प्रथा के कारण छोटे छोटे साम्राज्य धीरे धीरे कड़ोरिक अंत की ओर
अग्रसर हो गया। यानी उस वक्त पॉलीगैमी चलता था, आपको पता है। तो उस वक्त क्या होता था, बहुत सारी वाइफ रखी जाती थी। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो छोटे छोटे साम्राज्य थे वो अंत की ओर अग्रसर हो गए, यानी खात्मे की ओर चले गए। अब देखिए सामाजिक परिस्थितियाँ आखिर थी क्या। अभी तो हम लोगों ने जान लिया कि राजनीति में बहुत उथल पुथल थी और 2 बार जो है लड़ाई हुई थी। पहली बार किसने किया था, ये देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। या पहले जो है नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी, और फिर जो बच्ची कुची कसर थी वो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण ने पूरी कर दी। ये आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा राजनीति में, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे फिर ब्रिटिश ने आके फ़ायदे उठाए और वो सारी चीज़ें अपने हाथों में पकड़ ले ली, लेकिन फिर से मुगल शासक को वो स्थान दिया गया 1857 में, लेकिन ये असफल रहा। समझ में आया। सामाजिक में जगह हम बात करेंगे तो जो समांतवादी प्रवृत्ति का बोलबाला इस काल में ही था। यानी जो समांतवादी प्रवृत्ति है वो इसी काल में हुई, और समांतवादी के दोष सर्वत्र व्याप्त रहे, और जो उसके दोष थे वो हर जगह फैले हुए थे। एक और विलासी शासक सामंतों, अधिकारों एवं मनसबदारों का बोलबाला था, तथा दूसरी ओर गरीब जनता पिस रही थी। यानी उस वक्त क्या था, विलासी शासक, सामंतों, अधिकारियों, इन सब का बोलबाला था, और जो गरीब जनता थी एज यूजुअल वो उस वक्त भी पिस रही थी। विलासिता की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण नारी को संपत्ति माना जाने लगा। यानी जो उन लोग का विलासिता इतना बढ़ गया कि वो नारी को क्या करने लगे, एज संपत्ति मानने लगे, कि ये तो संपत्ति की तरह उसको देखने लगे। विलास के उपकरणों का संग्रह करना एवं सुरासुंदरी में लीन रहना उच्च वर्ग के जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। और वो लोग क्या करते थे, वो इसी लोभ काम शास्त्र में चले गए और यही उनका लक्ष्य बन गया। मध्यम वर्ग में उन्हीं को अनुसरण में लीन रहने लगा, और जो मिडिल, जैसे रिच वर्ग थे फिर मिडिल वाले होते हैं ना, तो जो रिच तो था ही, मिडिल वर्जन मतलब जो मध्यम वर्ग भी था वो भी उसी में लीन रहने लगा। किसी की कन्या का अपहरण किया जाता था। बलात् अपहरण कर लेना उच्च वर्ग के लिए सामान्य बात थी, यानी किसी को भी उठवा लेना ये उन लोग के लिए तो कॉमन सी बात हो गई थी, ठीक है। ओके, अभिजात वर्ग के हरम सुंदरी नारियों एवं रचिताओं से भरे रहते थे, फिर भी वह वेश्यागमन को ही जीवन का परम सुख मानती। यानी उनके घर में इतनी सारी सुंदर नारियां पड़ी रहती, लेकिन फिर भी उनको इन्हीं सब में वेश्यागमन की ओर ही जीवन में अपना परम सुख मानते थे। समाज में काम वृत्ति की प्रधानता थी। समझ में आ गया होगा आपको कि आखिर सामाजिक में हो क्या रहा है, ठीक है। ओके, काम लीला की शिक्षा देने वाले घटित शिक्षक भी इस काल में प्रचुर से भरे रहे। यानी अब इसकी शिक्षा भी देने लगे। वो वहाँ पे जो शिक्षक होते थे वो इसी तरह की घटिया शिक्षा देते थे। विलासी माता पिता के स्थानों भी अनैतिक कार्य में लीन रह लेंगे। यानी अब जैसे जैसे ये सारी चीज़ें होंगी तो फैमिली पे भी असर होगा, फैमिली वही काम करेगी तो बच्चा भी वही काम करेगा। ओके, विवाहित स्त्रियां भी पति प्रेम न पाने के कारण इधर उधर प्रेम संबंध बनाती रहती थी। निष्कर्ष यह कि समाज का नैतिक अंकुश शिथिल हो गया एवं विलास वृत्ति से प्रधानता सर्वत्र व्याप्त रही। यानी ये काल आप समझ चुके होंगे कि कैसे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। अब आप देखिए सांस्कृतिक परिस्थितियाँ की थी क्या। तो शाहजहाँ की उदार नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों में जो समन्वय हुआ वह औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति के कारण छिन्न भिन्न हो गया, है ना। जो औरंगजेब थे, मंदिरों मठों के पीठधीर भी लोभी वृत्ति के कारण राजाओं और सेठ की गुरु दीक्षा देकर भौतिक लाभ प्राप्त कर रहे थे। रामकृष्ण की लीलाओं में अपनी विलासी जीवन की संगति खोजी जा रही थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से दूर हटकर कर्मकांड एवं बाह्य आडंबरों को तक सीमित हो गए। यानी वो लोग क्या किए, वो भक्ति वगैरह को छोड़कर कर्मकांड और बाह्य आडंबर यानी डिफरेंट टाइप की जो दिखावे होते हैं उन सब में आ गए। जैसे बाह्य आडंबरों की अगर कबीर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वही छापा, तिलक, नमाज, रोजा, ये सारी चीज़ें। लोग अपनी विलासी मनोवृत्ति को पूर्ण करने की मनोकामना से हिंदू मंदिरों एवं पीरों के तकियों पर जाने लगे। धर्म स्थान भ्रष्टाचार एवं पापचार के केंद्र बन गए।
जनता के अंधविश्वास का लाभ मुल्ला मौलवी ने बहुत उठाया, यानी जो अंधविश्वास में जब जनता लीन हो गई तो जो मुल्ला वहाँ के होते हैं, मौलवी होते हैं, इन सबों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। अहिंदी भाषा प्रांतों में निवास कर रहे संत अब भी नैतिकता, जो संत हैं वो अब भी नैतिकता के ध्वजवाहक बने हुए थे, किंतु उनका प्रभाव उत्तर भारत में न था। यानी संत तो थे जो अपना कार्य फिर भी कर रहे थे, लेकिन उसका जो प्रभाव था वो उत्तर भारत की ओर नहीं आ पाया। समझ में आया? तो बेसिकली देखें तो जो इस काल में चित्रकला, स्थापत्य कला एवं संगीत कला का विशिष्ट स्थान रहा, यानी संगीत, चित्र और स्थापत्य कला का बहुत ही बड़ा स्थान रहा। मुगलों की राज्य की भाषा फारसी थी, किंतु काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा प्रतिष्ठित थी। यानी अब आप लोग भाषा की अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ब्रजभाषा इसमें प्रतिष्ठित थी। इस युग की चित्रकला राजसी, ठाठ बाट तथा जनजीवन दोनों का चित्रण करती दिखाई पड़ती है। राजस्थानी शैली, ठीक है, एवं कंगड़ा शैली के चित्र में रागमाला एवं राधा कृष्ण की लीलाओं, लोक कथाओं, महाभारत की कथाओं का चित्रण हुआ है। समझ में आया? यानी ये सारे चित्रण किस में हुआ है? राजस्थानी शैली एवं कागड़ा शैली में। शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारतों में सौंदर्य का समावेश हुआ। आगरा का ताजमहल तथा दिल्ली के लाल किले में का दीवाने खास इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए रीतिकाल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसकी जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रीतिकाल है उसमें जो मेन जो है वो काव्य के ही ऊपर डिपेंडेंट था। जो लक्षण ग्रंथ है वो लिखे जाते थे कि नहीं, इसी बात की जो डिवीजन हुआ है वो 3 में हुआ है। ठीक है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। अब इधर देखिए, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। सो अब देखिए रीतिबद्ध में क्या होता था कि जो लक्षण ग्रंथ है वो जो भी उसके रूल्स वगैरह होते थे वो लक्षण ग्रंथ ही लिखे जाते थे। रीति मुक्त में लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे जाते थे, जो अपने हृदय के अकॉर्डिंग जो भी कवि चाहे वो लिखते थे। ठीक है, देखिए जो रीति सिद्ध था उसमें क्या था, ये तीसरा वर्ग है जिसमें कवि क्या होते हैं, रीति ग्रंथ नहीं लिखते थे, किंतु रीति के उन्हें मतलब जो रीति थी उनकी भली भाली जानकारी थी, यानी भली भांति वो सब कुछ जानते थे कि रीतिबद्ध रचनाएं कैसी होती हैं, लेकिन लिखते नहीं थे। रीति सिद्ध उन्हें कहा जाता था। ठीक है, जो रीतिकालीन काव्य की को सुविधा की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने 3 वर्गों में विभाजित किया। यानी अब ये जो रीति सिद्ध है उसे 3 भागों में डॉक्टर नगेंद्र ने डिवाइड किया है। आप लोग मेरे साथ लिखिए, आई एम ऑल्सो राइटिंग फॉर द सेम। देखिए जो पहला है, ठीक है, वो है रीतिकालीन मुक्तक काव्य। प्रबंधक क्या होता है आपको पता है, जो बड़े काव्य होते हैं, और मुक्तक यानी कि जो छोटे होते हैं, है ना। तो जो भी बड़े काव्य होते हैं उन्हें प्रबंधक बोला जाता है, और मुक्तक यानी जो छोटे होते हैं। अब दूसरा हो गया, आप लिखिए रीतिकालीन प्रबंधक काव्य। मैंने बोला ना रीतिकालीन, पहले रीतिकालीन मुक्तक, रीतिकालीन प्रबंधक, प्रबंध काव्य, प्रबंधक नहीं, ऐसा मैं बोल देती हूँ। और तीसरा है रीतिकालीन नाटक। ठीक है, नाटक आई हैव ऑल्सो डन। सो ये 3 भागों में विभाजित हुआ। ओके, तो चलिए अभी रीतिबद्ध को शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। इन लोगों को डिफाइन करने के बाद मैं जो है आपको रीति मुक्त को थोड़ा डीप में डिफाइन करूँगी। पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो रीति मुक्त है, रीतिबद्ध में तो उतना नहीं, लेकिन रीति मुक्त और रीति सिद्ध इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं रीतिबद्ध क्या होता है। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन में बंधे हुए, अर्थात रीति के ग्रंथों की रचना करते हैं। रीति के ग्रंथों की जो रचना करते हैं उन्हें रीतिबद्ध कहते हैं। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले इन कवियों में प्रमुख क्या है, चिंतामणि। मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको मतीराम वगैरह पढ़ाया था ना, मैं आपको बता रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैं फ्रंट वाले में जो फर्स्ट मैंने आपको बताया रीतिकाल का प्रारंभ, उसी में इन 2 कवियों के नाम लिखे थे, जिनमें मैंने बताया ना कृत के अकॉर्डिंग पे हुआ था। तो देखिए इसमें रीतिबद्ध में आएंगे चिंतामणि, ठीक है, मतीराम, देव जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरति मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास। देखिए आप लोग 2-3 नाम याद कर सकते हैं, भिखारीदास, चिंतामणि, मतीराम। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
प्रताप सिंह ग्वाल, ये सारे होंगे। रीतिपद होंगे, तो रीतिपद में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। रीति मुक्त देखिए, आई थिंक इट इज़ रीति मुक्त, या रीति मुक्त देखिए, फिर रीति सिद्ध बताऊंगी। इस वर्ग में वे कवि आते हैं जो रीति के बंधन से मुक्त होते हैं, अर्थात इन्हें काव्यांग निरूपण है, जो काव्य उनको करने वाला ग्रंथ लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की तथा हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर रचना, यानी मेरे दिल में जो लिखने का मन करेगा मैं वो लिखूंगी। मैं जो बंधी बधाई उसकी जो वे लक्षण ग्रंथ है वो नहीं लिखूंगी, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगी, मैं हो गई रीति मुक्त। इन कवियों के नाम क्या है? घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। तो पहले मैं मुझे लगता है कि इन्हीं को पहले डिस्कस कर लेना चाहिए डीप में, ठीक है। वेट, इस वाले में देखिए रीति मुक्त, रीति के बंधन को स्वीकार न करने वाले रीतिकालीन कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। इन्होंने रीति की बंधी बधाई पद्धति पर काव्यांग निरूपण न किया, लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे और अपितु हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य का विषय बनाया, यानी जो मेरे दिल में आएगा मैं वो लिखूंगी। स्वच्छंद प्रेम को अपनी काव्य वस्तु बनाने वाले इन कवियों के प्रमुख नाम है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ठीक। अब देखिए रीति मुक्त कवियों को भी विभाजित किया गया है, इसलिए मैंने बोला ना रीति मुक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि, रीति मुक्त प्रबंधकार, रीति मुक्त सूक्तिकार और रीति मुक्त पद्यकार। यानी स्वच्छंदवादी कवि में कौन आएंगे, रीति मुक्त प्रबंधकार में कौन आएंगे, सूक्तिकार में कौन आएंगे और पद्यकार में कौन आएंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी और उनके लिखे गए चीज़ें भी लिखनी पड़ेगी। सो अभी आपको मैं बताती हूँ कि आखिर ये है क्या। दिस इज़ आई वॉन्ट कि मुझे आपको लोग को ज़रूर शो करना चाहिए, मेरा रफ कॉपी है, ठीक है। तो मेरी राइटिंग में मत जाना, बस मैंने जो कंटेंट लिखा है उस पर जाइए। देखिए रीति मुक्त के बारे में आपको पता चल गया। अब रीति मुक्त कवि का जो डिवीज़न है वो 4 तरीके से है। इसमें आप देखिए रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि, ये देखिए मैंने क्या लिखा है, श्रृंगारी काव्य की रचना की। इसमें कौन आएंगे? घनानंद। यानी जो घनानंद है वो रीति मुक्त स्वच्छंदवादी कवि हैं और इन्होंने कैसी रचना की? रचना जो थी उनकी श्रृंगारी काव्य की रचना की थी, ठीक। अब देखिए रीति मुक्त प्रबंधकार, रीति मुक्त प्रबंधकार वो होते हैं, इसमें कौन कौन आएगा? देखिए प्रबंधकार आपको पता है ना, जो बड़े बड़े काव्य लिखते हैं, लाल कवि, छत्र प्रकाश, सूदन, सुजान चरित्र। ये देखिए इनके सूदन का लिखा हुआ सुजान चरित्र है ना, ये उनका वो पूरा ऐसा मत बोलिएगा ना। देखिए सबल सिंह चौहान का लिखा हुआ महाभारत, सूदन का लिखा हुआ सुजान चरित्र और छत्र प्रकाश लाल कवि द्वारा लिखा गया है। ये रीतिमुक्त प्रबंधकार है। अब रीतिमुक्त सूक्तिकार, देखिए नीति संबंधी सूक्तियों की रचना की, यानी जो नीति संबंधी सूक्तियाँ हैं उनकी रचना करने वाले रीतिमुक्त सूक्तिकार होते हैं। इनमें आएंगे वृंद, गिरधर दास, घाघ और बैताल, ठीक। और रीतिमुक्त पद्यकार में कौन कौन आएगा? यानी कि पद्यकार ने क्या किया पता है? ब्रह्म ज्ञान व वैराग्य की बात पद्य में कही, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता नहीं। ये जो इसमें जो है बोला गया है कि जो इस तरह के जो कवि होते हैं, जो पद्य रीति मुक्त पद्यकार होते हैं, इन लोगों में ये उस तरह के वो जो बड़े बड़े कवि नहीं होते जिनमें रसात्मक प्रभाव डालने का जो क्षमता होता है वो नहीं है। यानी ऐसे लोग जो होते हैं वो उस टाइप के कवि नहीं होते, इतने हाई लेवल कवि नहीं होते जो रस डाल सके किसी बात में। अब आई इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, पहले आप नेक्स्ट पेज देख लीजिए। वेट, ओके, द लास्ट वन इन रीति मुक्त। अब देखिए घनानंद की लिखी हुई जो रचना है वो क्या है? सुजान सागर, विरह लीला, रस के वल्लरी, लोक सागर, कृपा कांड। घनानंद के फुटकल रूप में 400 सवयें, ठीक है, घनानंद की बात कर रही हूँ मैं, 400 सवयें और कविच्छ लिखे रचित। देखो घनानंद का रचित जो कृष्ण भक्ति संबंधी एक ग्रंथ है, छतरपुर के राजकीय पुस्तकालय में वो सुरक्षित है। यानी जो घनानंद ने कृष्ण भक्ति पे जो एक ग्रंथ लिखी है, ठीक है, वो छतरपुर के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है। अब देखिए सेकंड है हमारे जो आलम है, आलम को मैंने किस में विभाजित किया था? वेट, ये जो सारे हैं वो स्वच्छंदवादी में आएंगे, ठीक ना। जो घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर हैं ये स्वच्छंद प्रेम में आएंगे। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि प्रबंधकार, सूक्तिकार और पद्यकार की बात हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट आलम। सो ये औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम की
आश्रित कवि थे, आई एम सो सॉरी, आश्रित कवि थे। और इन्होंने मुक्तक शैली यानी जो आलम है, उन्होंने मुक्तक शैली में आलम केली लिखा एक ग्रंथ है, ठीक। फिर अगर बोधा की बात करेंगे तो उन्होंने विरहवारिश इशकनामा एक मुक्तक काव्य है, और प्रबंधक काव्य में विरहवारिश, ठीक। और विरहवारिश क्या है, एक प्रेम कथा है जिसमें माधवालन जो है और किसकी है, काम कंदला की यहाँ पे प्रेम कथा इन्होंने विरहवारिश में लिखी है बोधा ने। फिर ठाकुर की अगर हम बात करेंगे तो बुंदेलखंडी ठाकुर आएंगे, ये बुंदेलखंडी हैं, ठीक है। और ये कायस्थ थे। अब देखिए इनका जो ठाकुर की लिखी है, ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक, बुंदेलखंड की जो कहावतें हैं और मुहावरे हैं, ये ठाकुर जी ने उनका सुंदर प्रयोग किया है। ओके, सो ये हो गया यहाँ पे जो रीति मुक्त की स्वच्छंदवादी कवि है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, सो आई होप रीति मुक्त आपको ठीक से समझ में आ गया। अब रीति सिद्ध देखिए, ठीक है। तीसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथ तो नहीं लिखे पर उनकी जानकारी पूरी रखते हैं। वे रीति में पारंगत थे, यानी पारंगत तो है लेकिन लिखते नहीं है। उन्होंने इस जानकारी का पूरा उपयोग अपने काव्य में किया है, यानी जो रीति की बंधी बनाई जो थी उसमें तो नहीं लिखा, लेकिन वो रीति में पारंगत थे और उसमें पूरा ग्रंथ लिखा है। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं, यानी अगर रीति सिद्ध की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, सो यहाँ पे कौन आएगा, बिहारी। तो जो बिहारी हैं उन्होंने एकमात्र काव्य, यानी इसमें एकमात्र ग्रंथ है, आई एम सो सॉरी, काव्य नहीं ग्रंथ, बिहारी सतई सतसई, आई एम सो सॉरी, बिहारी सतसई। बिहारी जो है ना वो प्रतिनिधि कवि हैं रीति सिद्ध के, तो उन्होंने इसकी रचना की है। और बिहारी सतसई में रीति की जानकारी का पूरा उपयोग किया गया है, यानी इसमें उन्होंने क्या लिखा, रीति की जानकारी का पूरा प्रयोग। ओके, पूरा प्रयोग। आई होप आप लोग मेरे साथ साथ लिखते हो, बिकॉज मैं भी लिख रही हूँ तो आपको भी लिखना चाहिए, ठीक है। अनेक प्रकार की नायिकाओं का उसमें समावेश है तथा विशिष्ट अलंकारों की कसौटी पर उन्होंने अनेक दोहे खरे उतरे, यानी दोहे वगैरह भी लिखे हैं। जब तक किसी पाठक को रीति की जानकारी नहीं होगी तब तक बिहारी सतसई के अनेक दोहे का अर्थ हृदयंगम नहीं कर सके, यानी कि वो जो दोहे बिहारी सतसई ने जो लिखे हैं उसमें जो दोहे वगैरह हैं वो उस पर्सन को नहीं समझ में आएगा जिसको रीति की जानकारी नहीं होगी। वो उसे दिल से, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना हृदयंगम, वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा, वो दिल से नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसको रीति की जानकारी नहीं है, यानी उसको पढ़ने के लिए उसे रीति की जानकारी होनी चाहिए। अब इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया ना, रीति मुक्त, ठीक है, रीति मुक्तक काव्य यानी जो छोटे काव्य हैं, रीति प्रबंध यानी जो बड़े काव्य, और इसमें रीतिकालीन के कुछ नाटक वगैरह भी लिखे गए हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस रीतिकालीन प्रवृत्तियां एवं परिप्रेक्ष्य। ओके, रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति तो रीति निरूपण तथा लक्षण ग्रंथ को ही निर्माण है। ओके, यानी तथापि विलासी राजाओं की विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए उन्होंने श्रृंगार तथा श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी लिखी हैं। श्रृंगारिकता को भी रीतिकालीन का प्रमुख प्रवृत्ति माना गया है। रीतिकाल की प्रवृत्तियां, यानी तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट लाइन में मेरे साथ साथ लिखिए कि इन्होंने क्या है, रीति निरूपण तथा लक्षण ग्रंथ लिखना ही इनका प्रमुख वो प्रवृत्ति मानी जाती है, प्रवृत्ति मानी जाती है या फिर है। फिर जो विलासी राजा, मैंने आपको जब ये इसका सामाजिक वगैरह राजनीतिक वगैरह बताया था तो आपको मैंने बताया था कि वहाँ पे जो राजा कैसे होते हैं वो विलासी राजा होते थे। तो जो विलासी राजा की जो विलास वृत्ति को तुष्ट करने के लिए, विलासी राजा को तुष्ट मतलब जो उसको तुष्ट करने के लिए उन्होंने श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी की हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। श्रृंगार प्रधान रचनाएं भी की हैं, तो जो श्रृंगारिकता को भी रीतिकाल का प्रमुख प्रवृत्ति का स्थान दे दिया गया क्योंकि उसमें वो भी हो गया। ओके, रीतिकाल के अधिकतर कवि राजाश्रय में रहे थे, यानी वो राजा के
दरबार में रहते थे दरबारी कवि बन के। अतः आश्रयदाताओं की दान पराक्रम आदि का अलंकारिक वर्णन करके उन्हें धन प्राप्ति होती थी। अब आप समझ चुके होंगे कि जो आदिकाल में होता था कि राजा की बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई करना, राजा का राजाश्रय वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे भी आएगा कि वो राजा की शौर्य पराक्रम को इसके बारे में लिखते थे और धन की प्राप्ति करते थे। वो लिखते थे, उन्हें पैसे मिलते थे, यानी आश्रय दाता थे। दाताओं की प्रशंसा, आप लोग यहाँ पे आश्रयदाताओं की प्रशंसा लिख लो, इससे आपको वो वाला भी चीज़ याद आ जाएगा क्योंकि वो एक चारण कवि थे। आई मीन नो, चारण नहीं, आप यहाँ पे राजाश्रित कवि बोल सकते हो या फिर आप दरबारी कवि बोल सकते हो। और वो उनका पराक्रम की बात करते थे, शौर्य पराक्रम की रचना करते थे। ओके। अतः राजा प्रशस्ति भी इन कवियों को, यानी कि राज्य प्रशस्ति इन कवियों की प्रवृत्ति बन गई। यानी मैंने बोला ना कि आश्रयदाताओं के साथ रहते थे, उनके बारे में अच्छा लिखते थे और उससे पैसे कमाते थे। तो यहाँ पे वर्ड आप लोग लिखेंगे राज प्रशस्ति भी इनकी कवियों की प्रवृत्ति रही। धार्मिक संस्कारों के कारण भक्ति परक रचनाएं करके ये आत्मलाभ की प्राप्ति भी करते। यानी इसमें क्या है, वो धार्मिक संस्कारों के कारण भक्ति परक रचनाएं करके वे आत्मलाभ भी प्राप्त, यानी इसमें भक्ति परक रचनाएं भी होती थी। यानी सब कुछ वही नहीं होता था, भक्ति परक भी होती थी और उससे उनको आत्मलाभ मिलता था। और जीवन के कटु तिक्त वैयक्तिक अनुभव की नीति का जामा पहनकर नीति कथनों के रूप में व्यक्त करते रहे। कुल मिलाकर भक्ति और नीति का इस कवियों में, मतलब कुल मिलाकर आप लोग बोल सकते हो कि भक्ति वगैरह को भी लिखा है और रीति जो मेन चीज़ है उसको तो ये लोग लिखेंगे ही। यानी रीति की जो प्रथम आप लोग बोल सकते हैं प्रवृत्ति है वो क्या है, निरूपण तथा लक्षण ग्रंथ का निर्माण करना। उन्होंने तो ये लिखा प्लस भक्ति वगैरह को भी, भक्ति काल निकाल के भक्ति परक रचनाएं भी लिखी हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है रीति निरूपण, आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए, रीति निरूपण कवियों का वर्गीकरण निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे यहाँ पे पहला क्या डिवाइड किया है, काव्यांग परिचायक कवियों का उद्देश्य काव्यांग का परिचय देना है, अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं। यही कारण है कि इन कवियों ने लक्षण के साथ जो उदाहरण दिए हैं वो तो अन्य कवियों के हैं या फिर इतने संक्षिप्त हैं कि उनके जो कवित्व का विशेष बोध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कुछ कवि हैं, उनके ग्रंथ यानी रीति निरूपण में आएंगे। आप लोग देख सकते हो, आप लोग छोटे छोटे नाम याद कर लो, 4-5 तो। जैसे यहाँ पे रस रूप लिखा है ना, तुलसी भूषण, ये आपको याद हो सकता है। गोविंद लिख लीजिए, कड़ भरक याद हो सकता है आपको। और आप लोग रसिक सुमति लिख लीजिए, अलंकार चंद्रोदय ये याद हो सकता है। जसवंत सिंह लिख लीजिए, भाषा भूषण, इतना काफ़ी है। फिर देखिए बी वाला, देखिए ब, रीति निरूपण एवं काव्य रचना को जो समान महत्व देने वाले कवि हैं। इस वर्ग में आने वाले जो कवियाँ हैं उनका उद्देश्य रीति कर्म और कवि कर्म का समान महत्व देना रहा है। यानी जो रीति कर्म है और कवि कर्म है उन सबको वो लोग समान महत्व देते थे। ऐसे ग्रंथ में लक्षण और उदाहरण दोनों ही कवियों द्वारा रचित है। यानी इसमें लक्षण भी लिखे और उदाहरण वगैरह के जो कवि आते वो दोनों आ जाते थे। उदाहरणों में सरसता का विशेष ध्यान रखा गया है। यानी जो भी वो उदाहरण लिखते थे उसमें सरसता का ध्यान रखा गया है। इस वर्ग के कवियों में प्रमुख हैं चिंतामणि, मतीराम भूषण देव, कुलपति मिश्र, श्रीपति पद्यकार और ग्वाल। यानी जो रीति निरूपण और जो काव्य रचना को समान महत्व, पहले मैंने बोला रीति निरूपण, उसमें पहले आया क्या, उनके काव्यांग परिचायक कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना है। फिर आप लिखेंगे इसमें दोनों लोग को जो समान मानते हैं रीति निरूपण एवं काव्य रचना को महत्व देने वाले हैं, वो आपको सेकंड पॉइंट में लिखना है, जिसमें आ जाएंगे चिंतामणि और मतीराम। और जो फर्स्ट वाला जो था जिसमें वो लोग जो अपनी कवित्व शक्ति का परिचय देना नहीं वो मैटर करते थे, उनको उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना होता था। यानी अपनी कवित्व शक्ति नहीं दिखानी है, उनको काव्यों में उनके परिचय देने हैं। यानी यहाँ पे जसवंत सिंह आ जाएंगे, रसिक सुमति
एंड दूल्हा गोविंद, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर इसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया रीति निरूपण को भी। तीसरा है कवि कर्म को महत्व देने वाले रीति ग्रंथकार, यानी कवि कर्म। पहले में देखिए आपको डिवीजन थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये चीज़, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। रीति निरूपण 3 प्रकार के हैं, ठीक। इसमें जो पहला रीति निरूपण है उसमें वो क्या करते हैं, कवियों का उद्देश्य अपनी कवित्व शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, उसमें कवियों का उद्देश्य काव्यांगों का परिचय देना है। ये आपका पॉइंट पहला होगा। दूसरे में वो क्या करते थे, काव्य रचना और रीति निरूपण दोनों को महत्व देते थे समान तरीके से। और तीसरे में जो आएंगे वो अपने आप को जो कवि कर्म है उसको महत्व देने वाले थे, कि मेरा कवि कर्म जो मैं हूँ उसको वो जो अब उस पर जो अगर वो बात करें, उस पर महत्व देने वाले को बात करें, तो यहाँ पे आएंगे थर्ड में रीति ग्रंथकार। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, इस वर्ग में आएंगे बिहारी, यानी बिहारी कौन से हैं, रीति ग्रंथकार हैं, जो अपने आप को कवि का महत्व मतलब कवि कर्म को महत्व देते थे। भूपति आ जाएंगे, इसमें मतीराम आ जाएंगे, यानी मतीराम दोनों में ही आएंगे, यानी उन्होंने दोनों टाइप की कही होगी तभी तो आए हैं। ओके, रीति निरूपण करने वाले आचार्य भी 2 तरीके थे, यानी उस वक्त के जो आचार्य थे वो भी 2 तरीके के थे। पहला जो था वो था सर्वांग निरूपक और दूसरा था विशिष्टांग निरूपक। इतना अगर आपको डीप में नहीं जाना है तो भी कोई बात नहीं, बट अगर आपको पॉइंट्स बना के अगर आपको प्रवृत्ति लिखनी ही है तो 2-4 से काम नहीं चलेगा, तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देखिए सर्वांग निरूपण में क्या होगा, चिंतामणि, देव, रस रहस्य, भिखारी दास, सोमदास, सोमनाथ, अमीरदास, जनराज, ये सारे आएंगे और इनके कुछ काव्य वहाँ पे आप लोग देख सकते हो इधर। यस, इट इज़ हियर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट विशिष्टांग निरूपण, यानी इन कवियों ने किसी एक काव्यांग, रस, अलंकार या छंद की विवेचना किया है। कहीं कहीं इनमें से रस अलंकार का विवेचना एक साथ हो गया है, जैसे देवों के भाव विलास में तथा याकूबाक के रस भूषण में। रस भूषण यहाँ पे यू कैन सी हियर। इससे पहले वाला जो पेज था, इससे पहले वाली जो थी, यहाँ पे आपको ये दोनों नाम मिलेंगे ना, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट कि यहाँ पे है। अब देखिए श्रृंगारिकता, यानी इनकी जो प्रवृत्ति थी उसमें श्रृंगारिक, मैंने शुरू में ही बताया था कि जो विलासिता वगैरह के जो राजा की विलासिता होती थी उसको पूरा करने के लिए श्रृंगार परक रचनाएं भी की थी, ठीक है। नायक नायिका भेद का निरूपण प्राय इसी से आरंभ हो गया था। तो इन कवियों का वह दरबारी वातावरण प्राप्त हुआ जिसमें व्यक्ति की दृष्टि विलास की। अब आप जैसे बिहारी का जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने जो इस तरह की जो रचना वगैरह की है, आप ही के पाठ में है एक, ठीक है। उसको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो चीज़ें लिखे हैं वो विलासिता को ही इंडिकेट करता है, वहीं की तरफ इशारा करता है। तो जो राजा वगैरह होते थे उनकी विलासिता को पूरा करने के लिए श्रृंगार परक रचनाएं करते थे, और उसमें उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी उसमें बिहारी का ज़रूर इंक्लूड करना, बिकॉज मैंने खुद पढ़ा है, आई कैन सी दैट, ठीक है। तो इसमें बिहारी आएंगे। सो आई डोंट थिंक कि इसको एक्सपैंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए आपको मैंने श्रृंगारिकता बताया, ओके। यहाँ पे ना जो डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं उन्होंने रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा है, ये आप देखिए। उनका दृष्टिटिक मुख्यतः भोग परक था, इसलिए प्रेम के उच्चतर सोपनों के वे नहीं कर पाए। प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठा, त्याग आदि उदात्त पक्ष उनकी दृष्टि में बहुत कम आए। यानी इन सारी चीज़ों पर डिस्कस ना करके वो अंगों का जो है ज़्यादा, वो सारी चीज़ें उस पर ज़्यादा लिखे हैं, ना कि वो जो एक निष्ठा है, त्याग है, तपस्या है, प्रेम है, इन सारी चीज़ों को वो कम छुए हैं, उनको टच कम किए हैं। जो लिखे हैं वो वही जो सुंदरता, अंग, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में लिखे हैं, जैसे बिहारी हो गए, ठीक है। अब देखिए थर्ड है अलंकारिकता, यानी इसमें क्या हो गया, रीतिकाली में अलंकारिकता की प्रधानता थी। कविता सुंदरी को अलंकारिकता से सजाने का कर्म सार्थक समझते थे, यानी अलंकार वगैरह का यूज करते थे, अतः वे कवि अलंकार का सायास प्रयोग करते थे। केशव तो अलंकार विहीन कविता को सुंदर मानते ही नहीं, यानी जो केशव है यहाँ पे
आप ये जो कवि हैं उन्होंने क्या कहा कि वो श्रृंगार के अलंकार के बिना किसी भी कविता को वो सुंदर नहीं मानते हैं। मतलब उनके भले कितने गुणों से युक्त हो, लेकिन अलंकार नहीं तो फिर वो सुंदर नहीं। ठीक है। कल्पना की ऊंची उड़ान, चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति एवं पांडित्य प्रदर्शन रीतिकालीन काव्य की अलंकारिकता का कारण ही आया है। यमक, श्लेष, अनुप्रास जैसे शाब्दिक चमत्कार की दृष्टि, यहाँ पे चमत्कार वो वाला नहीं, शाब्दिक चमत्कार, यानी आप शब्दों में किस तरीके से लिख रहे हो कि वो उतना चमत्कार दर्शन दिखाई दे रहा है। समझ में आया? अब वो जादू वाला नहीं समझ रहे हो ना, चमत्कार का मतलब जादू वगैरह वाला नहीं है। ओके। नाउ फोर्थ है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कौन कौन आएंगे पता है? बिहारी आएंगे, देव आएंगे, भूषण, सदन, केशव, मतीराम, ये सारी चीज़ें आ जाएंगे क्योंकि ये दरबारी कवि हुआ करते थे, तो लिखेंगे ये ऑफकोर्स। फिर फिफ्थ देखिए, बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन। रीतिकालीन कवियों में पांडित्य प्रदर्शन का जो प्राप्त परिलक्षित होता है, उसी कारण से यह काव्य में विविध विषय ज्ञान का समावेश करके अपने बहु प्रदर्शन करते थे, बहुज्ञता प्रदर्शन करते। बिहारी के काव्य में ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, गणित, कामशास्त्र, नीति, चित्रकला आदि का अनेक वर्गों में जानकारी समावेश है। जो आयुर्वेद ज्ञान का परिचय उन्होंने अपने निम्न दोहे में प्राप्त किया है। देखिए इसमें क्या है कि विषम ज्वर का उपचार सुदर्शन चूर्ण से होता है। सुदर्शन का श्लिष्ट प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या किया है? चमत्कार प्रदर्शन का प्रवृत्ति दिखाया है। जैसे उन्होंने बहुज्ञता एवं चमत्कार प्रदर्शन किस सेंस में किया है? जैसे आप लोग यहाँ पे आप लिखेंगे ज्योतिष, पुराण, आयुर्वेद, पांडित्य की अगर यहाँ पे बात है क्या तो उसमें क्या क्या आएगा? ज्योतिष, पुराण आएगा, आयुर्वेद की बात होगी, गणित होगी, कामशास्त्र होगा, नीति, चित्रकला, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट देखिए भक्ति एवं नीति। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि भक्ति का वो करते भी थे, नीति का तो उनका मेन इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये रीतिकाल है, तो नीति जो है वो नीति परक करेंगे ही, लेकिन भक्ति परक भी वो अपने लिए रचनाएं करते थे, खुद की सुख के लिए करते थे ये। ओके। नेक्स्ट सेवेंथ है यहाँ पे, या इन दैट नारी भावना। तो रीतिकाल का जो आप लोग बोल सकते हो कि केंद्र बिंदु है वो नारी चित्रण ही रहा है। नायिका के नख शिष्य चित्रण में उन्होंने अधिक रुचि दिखाई। यानी नख शिष्य क्या होता है आपको पता है? यानी पैर के नाखूनों से सर तक का जो उनका चित्रण है वो दिखाया है, उसमें उन्होंने रुचि दिखाई है क्योंकि उस वक्त विलासिता इन सब का बहुत ज़्यादा उन्होंने बोलबाला था, तो उन्होंने जो भी काव्य वगैरह लिखी है वो नायिका की सुंदरता पे ही लिखी है। ओके। नाउ 8th है हमारा प्रकृति चित्रण। तो यहाँ पे उन्होंने प्रकृति चित्रण में बिहारी का नाम दिया है, देव, मतीराम, भिखारी दास, इन्होंने प्रकृति चित्रण इसी प्रकार से किए हैं। मतलब प्रकृति चित्रण देखिए बहुत कम हुआ है, जबकि अलंकारिक रूप में जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी अगर आप लोग देखेंगे कि चमत्कार दर्शन पांडित्य वाला और उसके बाद भोग विलासिता के कारण उन्होंने जो रचनाएं की हैं, श्रृंगार, ये सारी बहुत है, लेकिन प्रकृति जो रचनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। 9th है ब्रजभाषा का प्रयोग, यानी उसमें अपने काव्यों में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। सो देखिए आई होप आपको जो रीतिकाल है वो समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा रीतिकाल डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कुछ न समझ में आए, पहले मैंने रीतिकाल के नामकरण बताया, उसकी प्रवृत्ति बताई, ठीक है, और जो 3 टाइप्स होते हैं रीतिकाल के उसको भी डिफाइन कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर कुछ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन मेक अ पार्टिकुलर वीडियो ऑन इट। सो जय श्री राम, सभी को बाय बाय।